इस वीडियो में झारखंड के परिचय के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड एक क्या है? तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृह भूमि स्वदेश, जो आदिवासियों का सदियों पुराना सपना था। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृह भूमि स्वदेश, जो आदिवासियों का सदियों पुराना क्या था? तो सपना था, जो कि साकार हुआ। अभी क्या हुआ है? साकार हुआ है। ठीक है। तो देखिए, झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। झारखंड में क्या है? तो झारखंड में मुख्य रूप से देखें तो छोटा नागपुर के पठार है और संथाल परगना का वन क्षेत्र शामिल है। विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों ने झारखंड को उत्तर से होने वाली आक्रमणों से सदैव सुरक्षा प्रदान की है। यानी कि देखें, मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ पर क्या क्या है? विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियाँ ने, वहाँ पर क्या है? पर्वत श्रेणियाँ हैं। विंध्य व कैमूर क्या है? यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर पठार में विंध्य और कैमूर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वे क्या करते हैं कि झारखंड को उत्तर से होने वाली आक्रमणों से सदैव क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक को छोड़कर किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। मतलब जो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? तो गुप्त शासक एवं गौड़ शासक, इसने क्या किया था? झारखंड पर सबसे अधिक समय तक शासन किए थे, और बाकी और कोई भी इस क्षेत्र में शासन अधिक समय तक नहीं कर सके थे। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। मध्यकाल की जब हम लोग बात करें तो मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय जो है वे राजवंशों के अधीन था। आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे, जो आरंभ जब हुए थे राजवंशों के, तो राजवंशों में जो प्रमुख थे वे था छोटा नागपुर खा का नागवंश। नागवंश जो है वे सबसे प्रमुख थे, और पलामू का रक्सेल वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश। यानी कि जो सबसे प्रमुख कौन कौन थे राजवंशों जो उभर रहे थे तभी राजवंश, तो राजवंशों में उभरने वाले सबसे प्रमुख कौन थे? तो छोटा नागपुर खा का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश, जो कि क्या थे? प्रमुख थे। ठीक। बाद में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें प्रमुख कौन थे राजवंशों में उभरने वाले, तो थे छोटा नागपुर खा का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो बाद में उभरने वाले राजवंशों, जैसे कि राज्यों में प्रमुख राज्यों, तो राजवंशों में प्रमुख थे कौन? मानभूम का मानवंश, जो मानभूम है उसका मानवंश प्रमुख थे। रामगढ़ राज्य, खड़कडीहा राज्य, पंचेत राज्य, ढालभूम का ढालवंश एवं पलामू का चेरी वंश, ये द्वितीयक में उभरने वाले क्या थे? प्रमुख राजवंश थे। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खा का नागवंश सबसे दीर्घकालीन साबित हुआ। यानी कि इसमें से जितने भी वंश जो हैं उसमें से सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन कौन साबित हुआ? तो क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खा का नागवंश, जो कि सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन साबित हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अभी सल्तनत काल का। सल्तनत काल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मुगल काल को जानेंगे। सल्तनत काल के बाद मुगल काल, सल्तनत काल के बाद मुगल काल। ठीक है। तो पहले हम लोग सल्तनत काल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सल्तनत काल जो है वह 1206 से 1526 तक चला। यानी कि 1206 में शुरू हुआ था, अब 1526 इनके बीच में क्या थे? कौन से काल थे? तो सल्तनत काल थे। ठीक। इनके बीच में क्या थे? सल्तनत काल। 1206 से 1526 इनके बीच में सल्तनत काल आते हैं। ठीक। तो में दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासनकाल में इस क्षेत्र को कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सका।
देखिए सल्तनत काल जो है वे दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासन काल में, यहाँ पर दिल्ली के जो सुल्तान जो है वे 300 वर्षों तक शासन इस क्षेत्र में किए थे, हमारे झारखंड राज्य में, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से आक्रांत नहीं कर सके थे, पूरी तरह से क्या नहीं कर सके थे, आक्रांत वे नहीं कर सके थे। सल्तनत काल में झारखंड पर छीट-फूट ही बाहरी आक्रमण हुए, यानी कि सल्तनत काल में जो झारखंड पर छीट-फूट ही बाहरी आक्रमण हुआ था, यानी कि पूरी तरह से आक्रमण नहीं हुआ था। तो सल्तनत काल में छोटे मोटे जो आक्रमण हुए थे वही बस हुए थे, ठीक है, बाहरी आक्रमण हुए थे। जैसे हम लोग बात करें वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पर, जो वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर क्या हुए थे, आक्रमण हुआ था, ठीक है। किसके किसके द्वारा और एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद उड़ीसा में हुआ था, शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर क्या हुए थे, आक्रमण हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया। जो उड़ीसा के जो राजा जो थे वे जयसिंह देव थे। तो जयसिंह देव ने क्या किया, 13वीं सदी में वे स्वयं को क्या किया, झारखंड को शासक घोषित किया, स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। इसी तरह खान देश के शासक अदिल शाह ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण किया। मतलब देखिए 13वीं सदी में तो जयसिंह देव ने क्या किया था, झारखंड का शासक घोषित किया था। और इसी तरह उसके बाद खान देश के शासक अदिल शाह ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण किया। उसके बाद कौन आए थे, तो अदिल शाह, ठीक है, जयसिंह देव आए थे झारखंड में शासक। उसके बाद आए थे झारखंड में तो अदिल शाह आए थे, ठीक। और यहाँ पर वे झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण किया था। किंतु इन सब का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब स्थायी प्रभाव इसका भी नहीं पड़ा था, ठीक है। और झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही, तो ये तो था हमारा सल्तनत काल का था, ठीक है। सल्तनत काल में ये हुआ था, ठीक है, सल्तनत काल में। अब हम लोग बात करें मुगल काल का, ठीक है, मुगल काल का अब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मुगल काल जो है वह 1526 से 1707 यानी कि 1526 से लेकर 1707 तक चला, ठीक है। मुगल काल में तीसरे मुगल बादशाह जो अकबर थे, ठीक है, तीसरे मुगल बादशाह अकबर, तो अकबर के शासन काल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। जो तीसरे जो बादशाह थे मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में 30वें वर्ष में, ठीक है, 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। अच्छा देखिए, कर देने लगे, यानी कि देखिए यहाँ पर को जो तीसरे मुगल बादशाह जो अकबर थे, अकबर के शासन काल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच संपर्क स्थापित हुआ था, ठीक है। उसके बाद तब से झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश थे वे क्या करते थे, बिहार और उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे।
तब से वे कर देते थे, ठीक है। हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही नियमित थी, बहुत ही नियमित थी, यानी कि सभी जो क्षेत्रीय राजवंश थे वे कर नहीं देते थे, ठीक है। दबाव पड़ने पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर दे देते थे, यानी कि दबाव जब पड़ते थे, ठीक है, पड़ने पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर देते थे और आगे देते रहने की हामी भी भर देते थे, ठीक है, आगे देते रहने की हामी भी भर देते थे। लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता था वे कर देने बंद कर देते थे। जैसे दबाव घटता था कर देने क्या करते थे, बंद कर देते थे। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई, ठीक है। देखिए, उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ क्या पड़ गई, कमजोर पड़ गई, क्योंकि सभी को वहां पर कर नहीं देते थे, दबाव पड़ते थे तब ये कर देते थे, ठीक है। तो इसी काल में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया। देखिए, इसके बाद क्या आया, इसी काल में यानी कि मुगल काल में ही झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया, ठीक है, मराठों के रूप में नया खतरा आया। तो मराठा आक्रमणों का सिलसिला 1741 ईस्वी से शुरू हुआ। मराठों आक्रमण मराठों के रूप में जो आया, जो हमारे इसी काल में झारखंड के लिए नया खतरा जो मराठों के रूप में आया, वे ये जो सिलसिला, जो आक्रमणों का सिलसिला, वे 1741 ईस्वी से शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला, ठीक है। देखिए, 1803 ईस्वी तक चला। यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गया। देखिए, ध्यान से देखिए और सुनिए कि देखिए, मराठा काल क्या होता है, यह हावी होता मतलब पूरी तरह से जब आक्रांत होता हमारे झारखंड पर, तो क्या देखिए उससे पहले ही यह खतरा बहुत बड़ा रूप लेता, मतलब बहुत बड़ा रूप जब लेता मराठा आक्रमण का, तब यहाँ पर देखिए उससे पहले ही यहाँ पर अंग्रेज हावी हो गए, उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उससे पहले ही अंग्रेज यहाँ पर हावी हो गया, ठीक है। उधर झारखंड के क्षेत्र राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो यानी कि उसके बाद मराठों का जो आक्रमण जो है बहुत बड़ा रूप लेता, उससे पहले ही वहां पर अंग्रेज हावी हो गया और फिर वहां पर क्या करने लगे, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आए और अंग्रेज का शासन चला। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अंग्रेज यहाँ पर कैसे करके आक्रमण किए थे, मतलब झारखंड के अंग्रेजों के प्रवेश प्रक्रिया, तो झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश प्रक्रिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है, कि झारखंड में जो अंग्रेज का जो प्रवेश जो प्रक्रिया था वे क्या क्या था, हम उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, जल्दी। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृह भूमि स्वदेश, जो आदिवासियों का सदियों पुराना सपना था, साकार हुआ है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों ने झारखंड को उत्तर से होने वाली आक्रमणों से सदैव सुरक्षा प्रदान की। वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक को छोड़कर किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे छोटा नागपुर खा का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश। बाद में उभरने वाले राज्यों में प्रमुख थे मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज्य, खरगडीहा राज्य, पंचेत राज्य, ढालभूम का ढाल वंश एवं पलामू का चेरो वंश। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खा का नागवंश सबसे दीर्घकालीन साबित हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सल्तनत काल। तो 1206 से 1526 तक ये चला। में दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासन काल में इस क्षेत्र को कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल में झारखंड पर छीट-फूट ही बाहरी आक्रमण हुए, जैसे वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पर, मोहम्मद बिन गुल्तक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के
शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर। एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। इसी तरह खान देश के शासक आदिल शाह ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, किंतु इन सबका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा और झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। मुगल काल का बात करें तो 1526 से 1707 तक चला। में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। ठीक है, हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही नियमित थी। दबाव पड़ने पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर देते थे और आगे देने की हामी भी भर लेते थे, लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता था वे कर देने बंद कर देते थे। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों को झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई। इसी काल में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया। मराठा आक्रमणों का सिलसिला 1741 ईस्वी से शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला। यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। उधर झारखंड के क्षेत्र राजवंशों की शक्ति इतनी छीन पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।